सो हेलो स्टूडेंट्स, चलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के सेकंड लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो दूसरा चरण है गुट निरपेक्ष आंदोलन का, इसके ऑफिशियली फॉर्मेशन की बात करता है ये। और इसके ऑफिशियली फॉर्मेशन में आपका जो 5th पॉइंट है यहाँ से ही शुरू कीजिएगा। इसके जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, इसका ऑफिशियली जो एक फॉर्मेशन है वो माना जाता है यूगोस्लाविया के बेलग्रेड सिटी से। 1961 से ये शुरू हो जाता है, ठीक है। तो 1961 में देखा जाता है यूगोस्लाविया में, हाँ यूगोस्लाविया में क्या होता है, यूगोस्लाविया में जो 5 इसकी जो कोर या फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज़ थी, उसमें थे आपके नेहरू इंडिया से, नासिर मिस्र या इजिप्ट से, टीटो आपके यूगोस्लाविया से थे। टीटो याद रखिएगा, आपका यूगोस्लाविया में बेलग्रेड हुआ था तो टीटो यूगोस्लाविया से थे। देन आपका आता है सुकर्नो आपके थे इंडोनेशिया से, एंड एनक्रुमा आपके घाना से थे, राइट। नेहरू, नासिर, टीटो, इस तरह से याद रखिए, नेहरू, नासिर, टीटो, ट्रिपल एन, देन सुकर्नो एस, फिर दोबारा से एन क्रोमा, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, नेहरू, नासिर, टीटो। नेहरू इंडिया, नासिर इजिप्ट या मिस्र से थे, आपके टीटो थे अगेन यूगोस्लाविया से, एंड आपके सुकर्नो थे आपके इंडोनेशिया से, एंड आपके एनक्रोमा घाना से थे। तो ये जो पांचों जो इसके फाउंडिंग लीडर्स थे, उन्होंने एक तरह से बेलग्रेड सिटी में ऑफिशियली इसका डिक्लेरेशन कर दिया कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना तो हम यूएसए पूंजीवादी विचारधारा के खेमे में जाएंगे, ना ही यूएसएसआर साम्यवादी विचारधारा के खेमे में जाएंगे, हम स्वतंत्र होकर अपने निर्णय लेंगे, राइट। तो इसमें देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स के। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो भी लक्ष्य रहे हैं उसमें देखते हैं, पहला है स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट करना, राइट। तो जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है 1945 के बाद, जैसे ही जो भी कंट्रीज़ स्वतंत्र हुई 1945 के बाद, जैसे ही जो भी उपनिवेश थी, एक समय पर जो भी कंट्री किसी देश की जो अब स्वतंत्र हो गई, उनकी स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट करना, बनाए रखना। ऐसा ना हो कि जो अभी अभी स्वतंत्रता हमें मिली है, हम किसी पूंजीवादी या साम्यवादी कैपिटलिस्ट या कम्युनिस्ट खेमे में जाके शामिल हो जाएं, और जो स्वतंत्रता हमें बहुत मुश्किल से मिली है, जद्दोजहद करके मिली है, हम उसे खो दें। तो इसलिए इस गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक लक्ष्य ये रहा है कि हमें किसी भी सैन्य ब्लॉक में शामिल ना होते हुए अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म बनाना है, जहाँ पर हम अपनी स्वतंत्रता को बनाए रह सकें, हम दोबारा से किसी नव उपनिवेशवाद का किसी ना किसी रूप में शिकार ना बन जाए, राइट। दूसरा है आपका कोल्ड वॉर। तो जैसे ही कोल्ड वॉर क्या है, कोल्ड वॉर क्या था, या शीत युद्ध आपकी एक ऐसी अवस्था थी, अगेन वही जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, जो दो ताकतें, महाशक्तियाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर आती हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका एंड सोवियत यूनियन, इन दोनों की ही देशों के बीच में अब क्या है, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दोनों महाशक्ति उभर कर आई हैं, पूंजीवादी और साम्यवादी। अब ये दो जो कंट्री हैं, अब ये शांत हो गई, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ भी उभर कर आ गया था, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, जहाँ पे ये डिमांड की जा रही थी, अभी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध, आप तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी मत कर दीजिए। तो ये कंट्रीज़, क्योंकि खुद की इसकी जो संयुक्त राष्ट्र संघ की मेंबर कंट्रीज रही थी और फाउंडेशन कंट्रीज़ रही थी, तो उनके ऊपर एक प्रभाव भी था, एक दबाव भी था कि हम अगर तृतीय विश्व कर देंगे तो ये देश ही, ये पूरा जो वर्ल्ड है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आमने सामने लड़ाई ना लड़के वैचारिक स्तर पर लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का जो स्ट्रगल था वो वर्ल्ड में देखा गया,
जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, नाटो, सीटो, सैंटो, यूएसए ने अपने सैन्य ब्लॉक्स बना के पूरे जो विश्व में है अपनी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने की कोशिश कर दी। ऑन द अदर हैंड आपका जो यूएसएसआर है, वार्सा पैक्ट बनाकर उसने अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करना शुरू कर दिया, राइट। तो शीत युद्ध एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर युद्ध आमने सामने ना होकर, आमने सामने लड़ाई ना होकर क्या होता है, वैचारिक स्तर पर पीछे से लड़ा जाता है। स्थिति एकदम ठंडी दिखती है लेकिन बिहाइंड दी आप देखेंगे चीज़ें उस तरह से लड़ाई चल रही होती है। तो इसको हम कह सकते हैं आमने सामने युद्ध ना होकर वैचारिक स्तर पर युद्ध होना ही शीत युद्ध कहलाता है, राइट। तो ऐसे शीत युद्ध का जो भारत है या इंडोनेशिया है, आपका मिस्र है, जो ये सारी देश है और इसके साथ जो और अदर मेंबर कंट्रीज़ आई वो इस लड़ाई का पार्ट नहीं बनना चाहती थी। क्यों? क्योंकि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जैसा कि नाम से ही भाई गुट निरपेक्ष, हमको स्वतंत्र होकर ही अपने निर्णय लेने हैं। हमें चाहे वो वैचारिक स्तर पर हों या आर्थिक हों या राजनीतिक हों, किसी भी स्तर पर जो भी निर्णय लेने हैं वो हमें स्वतंत्र होकर लेने हैं। हमें शीत युद्ध का भी पार्ट नहीं बनना है, राइट, ताकि हम अपना जो इंडिपेंडेंटली हम अपना डिसीज़न लें और अपने देश के विकास में सहयोग कर सकें, राइट। तो ये देख सकते हैं हम कोल्ड वॉर से बच गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है विकासशील देशों की आवाज़ को मजबूत करना। अभी विकासशील देशों की आवाज़ को कैसे मजबूत करेगा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट? तो देखा जाए जो भी विकासशील देश थे, पुअर कंट्रीज़ थी, जैसे ही उनको स्वतंत्रता मिली, जैसे ही वो एक उपनिवेशवादी व्यवस्था के चुंगल से बाहर आए, और तब इनकी हालत क्या थी? ये अशिक्षित थे, गरीब थे, पिछड़े हुए थे, यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं था, एक तरह से कंट्री बिल्कुल पिछड़ेपन में पड़ी हुई थी, ठीक है। तो अब इन विकासशील देश हैं, इनकी आवाज़ को कैसे मजबूत किया जाएगा? इन्होंने अपने रिसर्जेंस के लिए, अपने उत्थान के लिए इन्होंने आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, टेक्नोलॉजी में हो, मॉडर्नाइजेशन में हो, इन्होंने अपना एक गुट बनाया कि हम जो भी विकास करेंगे उन पर ऐसा ना हो कि इन जो विकसित देशों का प्रभाव हो, हम अपना एक स्वतंत्र निर्णय लेकर चलेंगे, हाँ, सभी मिलकर, ताकि हम अपने देश के पिछड़ेपन को, अशिक्षा को, गरीबी को, भुखमरी को दूर कर सकें। तो इन्होंने मिलजुल कर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या गुट निरपेक्ष प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज़ उठाई। तीसरा चरण आता है आपका, 7th पॉइंट है ये आपका, 1961 से लेकर 1991, राइट। तो इसमें क्या देखते हैं हम, इसके भी कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। पावरफुल इंटरनेशनल ग्रुप, जो आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन है या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है या नेम है, ये क्या है? ये जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ उभर कर सामने आया था, उसके बाद ये सेकंड ऐसा इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, राइट। संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद ये ऐसा इंटरनेशनल ग्रुप रहा, पावरफुल ग्रुप रहा, जिसने अपनी जो ओपिनियन है, अपने विचारों को सक्सेसफुली अंतर्राष्ट्रीय मंच से पूरे संसार में फैलाने की कोशिश की, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स को सपोर्ट। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, जैसा कि जैसे ही जो 45 है उसके बाद जो देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी देश आज़ाद होने लग गए थे, वो एक तरह से वो नेम में शामिल हो गए, राइट। अब नेम में जो शामिल हो गए, उसके दौरान भी बहुत सारे ऐसे जो देश थे अभी भी किसी ना किसी देश की कॉलोनी या उपनिवेश बने हुए थे। तो ऐसी स्थिति में जो भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के सदस्य देश थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि जिस भी देश में ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता के लिए लड़े जा रहे हैं, उनका इन्होंने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के तौर पर सपोर्ट किया, उनको पूरा समर्थन दिया कि वो ऐसे जो देश हैं जिन्होंने उन्हें अपनी कॉलोनी बनाया हुआ है, वो स्वतंत्र हो जाएं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जिस भी देश की ये उपनिवेश रहे हैं, तो उस देश पर ये एक तरह से दबाव डालते थे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, अपार्थाइड का अपोज।
अपार्थाइड यानी कि रंग भेद नीति। तो साउथ अफ्रीका में जो भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, रंग भेद की नीति चल रही थी, ब्लैक एंड वाइट स्किन के बीच में, वाइट स्किन को आप एक सुपीरियर आइडियोलॉजी या सुपीरियर ग्रुप मानते हैं, राइट, लेकिन ब्लैक स्किन को इन्फीरियर, पिछड़ा हुआ, बैकवर्ड हैं, तो इस तरह से उनको क्या कर सा एड्रेस किया जाता था। तो अपार्थाइड, रंग भेद या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, लैंग्वेज, ये सारे ही ऐसी चीज़ों का जो कि एक इंसान को इंसान होने के नाते ना जज करके उनके अलग आधारों पर जज करते थे, जैसा कि धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, इनका ये एक तरह से विरोध किया इस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ने, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के इश्यूज़ को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उठाना। अब जो भी नई कंट्रीज़ थी, न्यूबॉर्न कंट्रीज़ थी, उनके जो भी इश्यूज़ होते थे, कोई भी इश्यूज़ हों, जहाँ पे लगता है कि आपको कोई विकसित देश दबाव डाल रहा है किसी भी अग्रीमेंट पे सहमत होने के लिए, या कोई भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो गया आपका, या किसी भी प्रकार का भेदभाव, या कोई कंट्री किसी देश का उपनिवेश है और उसको स्वतंत्रता मिलने में बहुत मुश्किल हो रही है, तो ऐसे सारे ही पुअर डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है एक आवाज़ बना, एक बुलंद आवाज़ बना, जिससे कि जो बाकी के जो विकसित देश हैं जिन्होंने सदियों से इनका एक्सप्लॉयटेशन किया, शोषण किया, वो अब क्या है, ठहर जाएं, और क्योंकि इन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म बना लिया है तो ये उनके ऊपर बहुत आसानी से दबाव बनाने में सक्सेसफुल रहे थे, राइट। तो आई होप कि आपको ये जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट और लास्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं।